एपिसोड 1। वो एक रिजॉर्ट था जो खास तौर पर शादीशुदा जोड़ों के लिए हनीमून के लिए पसंदीदा जगह थी। वो काफ़ी बड़ा भव्य रिजॉर्ट था। तमाम सुख सुविधाएं उपलब्ध थी वहाँ। सुबह का समय था और रिसेप्शन पर कुछ खास भीड़ नहीं थी। गुड मॉर्निंग सर, रिसेप्शनिस्ट ने चहकते हुए कहा। आरव ने भी बस सर हिलाकर गुड मॉर्निंग का जवाब दिया। आज उसका मूड कुछ सही नहीं लग रहा था। वो उसी रिजॉर्ट में अपनी पत्नी दीक्षा के साथ ठहरा हुआ था। वो हनीमून पर आए थे। आज मैम नहीं दिख रही, रिसेप्शनिस्ट बोला, जो कि एक खुश मिजाज युवक था और अपना काम बखूबी जानता था। आरव की इस रिसेप्शनिस्ट से दोस्ती हो गई थी, जो उसका हम उम्र ही था। वो उसे माइग्रेन है तो आराम कर रही है बोलकर आरव वहीं एक स्टूल पर बैठ गया। रिसेप्शनिस्ट ने बिना आरव से पूछे ही उसके लिए चाय मंगा ली। आरव आंखें मलता हुआ चाय सुड़कने लगा। आप भी काफ़ी टायर्ड लग रहे हैं सर, रिसेप्शनिस्ट बोला। हाँ, कल रात हम लेक के पास गए थे, वो मॉल रोड है ना। आरव बोलता हुआ चुप हो गया जब उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट उसकी बात नहीं सुन रहा है, बल्कि उसके पीछे कहीं देख रहा है। आरव ने भी मुड़कर देखा तो वो उसकी पत्नी दीक्षा थी, जो पूरी तरह तैयार होकर हाथ में एक बड़ा सा हैंडबैग झुलाते हुए आ गई थी। उसने एक उड़ती हुई नज़र आरव पर डाली। मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, बोलकर बिना उसके कुछ भी बोलने का इंतज़ार किए वो वहाँ से चली गई। रिसेप्शनिस्ट ने संकोच से आरव की तरफ देखा, जिसका झूठ पकड़ा गया था। वो कह रहा था उसकी पत्नी बीमार है और कहाँ वो अब शॉपिंग के लिए जा रही थी। आरव ने अपनी चाय का कप खाली किया और रिसेप्शनिस्ट को इशारे से पास बुलाया। रिसेप्शनिस्ट उसकी तरफ झुका, जबकि इसकी कतई ज़रूरत नहीं थी। वो मुश्किल से उससे 2 फीट दूर था, पर उसकी नौकरी थी जो कहती थी ग्राहकों को खुश रखो। शादी हुई है तुम्हारी? आरव ने पूछा। जी नहीं सर, अभी नहीं, रिसेप्शनिस्ट ने इस बेढंगे सवाल का भी अदब से जवाब दिया। कभी करना भी मत, राज की बात बता रहा हूँ, खुश रहोगे, आरव बोला और अपना सर मलने लगा। जी सर, रिसेप्शनिस्ट फिर अदब से बोला। और क्या ही बोलता। वैसे आरव जो बोल रहा था ये उसका कोई पहला मौका नहीं था। इस रिजॉर्ट में ज़्यादातर जोड़े ही रुकते थे और उनके बीच होने वाली अनबन भी कोई नई बात नहीं थी। उस रिसेप्शनिस्ट को इसकी आदत हो गई थी। वो काफ़ी भव्य रिजॉर्ट था और वैसा ही उसका रिसेप्शन भी। वहाँ मखमली दीवारों पर बहुत सी भारी नक्काशीदार फ्रेम की तस्वीरें लगी हुई थी। कोई किसी बढ़िया नज़ारे की थी तो कोई किसी प्रेमी युगल की। एक तस्वीर हाथ में छाता पकड़े बच्चे की थी, जो सड़क पर बारिश के पानी में खेल रहा था। एक तस्वीर झील के किनारे बैठी एक अकेली युवती की थी। सभी बहुत सुंदर थी, मगर उनके बीच एक तस्वीर ऐसी भी थी जो माहौल से जरा अलग थी और उनके बीच की नहीं लग रही थी। वो घर के भीतर की एक तस्वीर थी। एक घर जिसमें एक युवती फर्श पर दीवार की तरफ मुंह किए बैठी हुई थी। उस युवती के ठीक ऊपर घर की छत एक जगह से टूटी हुई थी। वहां से अजीब मध्यम रोशनी अंदर आ रही थी। ये तस्वीर भी अजीब रोमानी एहसास करा रही थी। हाँ, इसका भला क्या तुक हुआ? ऐसे घर में कौन रहेगा जिसकी छत ही टूटी हुई हो? आरव बोला। रिसेप्शनिस्ट ने अपनी हंसी रोकी। वो जानता था कि आरव इस तस्वीर को भला बुरा क्यों कह रहा था, क्योंकि एक दिन पहले उसकी पत्नी ने उस तस्वीर की काफी तारीफें की थी। हाय, ये 7 जन्मों का बंधन, कभी कभी एक जन्म क्या एक दिन भी निभाना कितना भारी पड़ जाता है। टूटी छत, ये काफी फेमस पेंटिंग है सर, काफी पॉपुलर हुई थी एक समय में। ये बस एक रेप्लिका है, रिसेप्शनिस्ट अदब से बोला। तो मैं क्या करूं? आरव बदतमीजी से बोला। मेरी मानिए तो आप मैम से बात कर लीजिए,
रिसेप्शनिस्ट विनोदपुर लहजे में बोला। क्या? इस जवाब पर आरव थोड़ा चौंका, जो कि जाहिर सी बात थी। जी, और कहिए तो इसमें मैं मदद करूं? रिसेप्शनिस्ट बोला। शाम का समय था और उसी रिजॉर्ट के सुंदर बगीचे में वो मेज सजी हुई थी। मेज पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी, बेहतरीन शराब की बोतल और दो बिल्लौरी ग्लास भी रखी हुई थी। एक कुर्सी पर दीक्षा बैठी सारा तामझाम देख रही थी। वहीं दूसरी कुर्सी पर आरव बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर थोड़ा संकोच का भाव था। फिलहाल वो अपने सुबह वाले हुलिये से बहुत अलग था। वो सूट में था, उसने सेव कर रखी थी और बालों को भी जेल की मदद से संवार रखा था। वो जोड़ा एक नज़र में काफी खूबसूरत था। दीक्षा, बेबी सॉरी ना, पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, पर आई प्रॉमिस। 120। दीक्षा अपनी अंगूठी से खेलती हुई बोरियत से बोली। हैं? क्या? आरव ने पूछा। हमारी शादी के बाद से ये तुम्हारी 120वीं सॉरी है। आरव ने कुछ देर उल्लुओं की तरह पलकें झपकी, फिर कहा, देखा कितना सॉरी बोलता हूं मैं। पर सॉरी बोलने की नौबत क्यों आती है? दीक्षा बोली। अच्छा ये लास्ट ना, इसके बाद सॉरी नहीं बोलूंगा। क्या? वो तमक कर बोली। मतलब जब कोई मिस्टेक ही नहीं होगी तो सॉरी की जरूरत भी क्या है ना? आरव दांत दिखाता हुआ बोला। दीक्षा भी धीरे से मुस्कुराई। आरव दोनों ग्लास भरने लगा, फिर उन दोनों ने जाम टकराए। आरव ने धीरे से दूर खड़े उस रिसेप्शनिस्ट को अंगूठा दिखाया, जिसने ये सारा इंतजाम कराया था। उसने भी आरव को मुस्कुरा कर जवाब दिया। वो दोनों देर तक पीते रहे। आरव, दीक्षा बोली। आरव अपना ग्लास खाली करता हुआ बोला। एक्चुअली आई एम सॉरी, वो बोली, और आरव फिर उसे मूर्खों की तरह देखने लगा। मुझे ना तुम्हारे पेरेंट्स से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हम घर चलेंगे तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूंगी और हम फिर से नया स्टार्ट करेंगे, ओके? दीक्षा बोली। आरव के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे वो अभी ये रिजॉर्ट तुड़वाकर इसकी जगह उसके लिए ताजमहल बनवा देता। हाँ, उन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। आरव का परिवार दीक्षा को कुछ खास पसंद नहीं करता था। आए दिन उनमें टकराव होते थे, जिस वजह से दीक्षा और आरव में भी अनबन हो जाती। मगर अच्छी बात थी कि अब दीक्षा सब भूल कर नई शुरुआत करना चाहती थी। कुछ देर बाद वो दोनों उठे और झील की तरफ चल दिए, जो पास ही थी। वो रिजॉर्ट उसी झील के किनारे बसा हुआ था। वो दोनों एक हद तक नशे में थे और बाहों में बाहें डाले झील के किनारे किनारे चले जा रहे थे। दोनों इस बारे में बातें कर रहे थे कि घर लौटने पर क्या क्या होगा। दीक्षा ये भी बता रही थी कि वो परिवार के सभी सदस्यों के लिए क्या क्या तोहफे ले जाएगी। घर के बारे में बातें करते हुए वो दोनों भावुक हो रहे थे, बहक रहे थे। वो इसी बारे में बातें करते करते किनारे चले जा रहे थे और अब उनका रिजॉर्ट काफी पीछे छूट गया था। तभी दीक्षा चलती हुई ठिठक गई और एक तरफ देखने लगी। आरव भी रुक गया। क्या हुआ बीबी? दीक्षा ने जवाब नहीं दिया, बस देखती रही। और जब आरव ने देखा कि वो क्या देख रही है तो उसे भी झटका लगा। घर? वो जहाँ थे वो अजीब सूनी सी जगह थी और वहाँ एक घर बना हुआ था। अजीब बात ये नहीं थी कि वो घर वहाँ था, अजीब बात ये थी कि वो आरव का घर था। चलो हम घर चलते हैं, सब हमें देखकर कितने खुश होंगे, आरव बहकता हुआ बोला। वो नशे में था, उसने दीक्षा से भी ज्यादा पी हुई थी। आरव, दीक्षा उसका कोट खींचती हुई बोली। घर यहाँ कैसे आ सकता है? हमारा घर और यहाँ? और अब आरव को भी झटका लगा। बात तो वाकई बेहद अजीब थी। उनका घर उनके शहर से इतनी दूर क्या कर रहा था? मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ, चलो वापस चलते हैं, दीक्षा बोली। अरे रुको, हम पता करें ये क्या अरे रुको, हम पता तो करें ये मामला क्या है। ये घर हमारे घर जैसा क्यों है? सेम आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया क्या? वो कटे पेड़ सा लहराता हुआ बोला। वो अब भी नशे में था। तुम्हारे घर जैसा घर नहीं, तुम्हारा ही घर है आरव। तुम्हारे घर जैसा घर नहीं, तुम्हारा ही घर है आरव। दीक्षा हर तरह से उस घर को देखती हुई बोली।
और अब उसके चेहरे पर दहशत झलक रही थी। अरे तुम भी ना कुछ भी सोचती रहती। ये मेरे घर का ट्विन ब्रदर है और कुछ नहीं, बोलकर आरव मूर्खों की तरह हंसा और आगे बढ़ गया। आरव नहीं, दीक्षा बोली, मगर वो नहीं रुका। आरव रुको, वो उसे वापस खींचने लगी। अरे यार देखने तो दो, ये घर किसका है। आरव फिर आगे बढ़ा तो दीक्षा ने उसे रोकना चाहा और इसी कोशिश में उसके नाखून से आरव के हाथ में खरोंच लग गई। पागल हो क्या, वो फट पड़ा। दीक्षा उसका मुंह देखने लगी। समझती क्या हो खुद को, और मुझे, मैं क्या तुम्हारा पपेट हूँ, वो पागलों की तरह चिल्लाया। दीक्षा उसका मुंह देखने लगी। उसके अच्छे पति का चोला उसके नाखून से रगड़ खाकर फट गया था। आरव पैर पटकता हुआ उस घर की तरफ चल दिया और अब दीक्षा ने भी उसे नहीं रोका। आरव गया और सीधा उस घर में घुस गया। दीक्षा अपनी जगह पर खड़ी सोचती रही, क्या वो आगे जाए, क्या वो भी उस घर में जाए, या फिर किसी को बुला कर लाए। वो पलट कर देखने लगी कि रिजॉर्ट कितनी दूर था। फिर जब उसने मुड़कर सामने देखा तो नहीं, वो गला फाड़ कर चीखी, क्योंकि आरव के घर की तरह दिखता हुआ वो घर आरव को निगल कर गायब हो चुका था। अब वहां कोई घर नहीं था। मम्मी, आरव ने घर के अंदर आकर आवाज लगाई। वो सच में होश में नहीं था और तभी वो घर अंदर से पिघलने लगा। हर चीज हिल रही थी, सिकुड़ रही थी। आरव मुंह फाड़े देखने लगा। क्या तमाशा है। वो भव्य घर अपनी ऊंचाई खो रहा था। दीवारें सिकुड़ रही थी जिससे उसका आकार भी कम हो रहा था, चमक भी जा रही थी और अब सब कुछ अजीब धूसर मटमैला सा दिखने लगा। आरव कसकर अपनी दोनों आंखें मलने लगा और जब उसने आंखें खोली और सब तरफ देखा तो पाया कि अब सब कुछ बदल चुका था। वो किसी अजनबी घर में खड़ा था जो बहुत छोटा, सीलन भरा, गंदा सा था। वहां की हवा भी अजीब भारी सी थी। माहौल में मनहूसियत भरी हुई थी। घर का धूल भरा फर्श और बाकी सामान बता रहे थे मानो कब से वहां कोई रहता ही ना हो। हर तरफ कूड़ा कबाड़, पंछियों के पंख, मकड़ियों के जाले बस। मगर तभी उसने कुछ सुना जिससे वो बुरी तरह चिढ़ पड़ा। वो सिसकियों की आवाजें थी जो पास ही कहीं से आ रही थी। कोई रो रहा था, कोई लड़की। मगर उस आवाज को सुनकर उसे दया या चिंता नहीं, बल्कि उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे भी नहीं समझ में आया कि वो इतना डर क्यों रहा है। उसने पसीने से गीली हो चुकी अपनी हथेली से अपने माथे पर छलक आए पसीने को पोंछा। इस दौरान सिसकियों की आवाज आती रही। वो डर भी रहा था, मगर उन सिसकियों के पीछे जाने से खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। उसके पांव जैसे खुद ही उन सिसकियों की तरफ बढ़े जा रहे थे। और फिर एक दूसरे कमरे में कदम रखते ही उसके बालों को उड़ाती हुई गुजरी वो ठंडी हवा। वो चौंक पड़ा, क्योंकि अब तक तो यही लग रहा था मानो हवा तक इस घर में आने में सहम रही हो। फिर ये हवा कहाँ से आई? और जवाब सामने था। सामने का नज़ारा देखते ही उसके होश उड़ गए। उस कमरे की गंदी दीवार से लगकर एक लड़की रो रही थी। उसके शरीर पर पुराने चीथड़ों से कपड़े थे। आरव समझ गया कि इन्हीं सिसकियों की आवाज़ें उसे कब से सुनाई दे रही थी, मगर उसके पांव कांपने लगे। नहीं, वो उस लड़की के पास नहीं जाना चाहता था। वो वहां से भाग जाना चाहता था। तभी हवा फिर उससे टकराई और नजर आया उसका स्रोत। नहीं, कोई खिड़की नहीं खुली थी, बल्कि उस कमरे की छत एक जगह से टूटी हुई थी। और तभी उसके दिमाग में कौंध गई वो तस्वीर, वो पेंटिंग जो उसने आज सुबह रिजॉर्ट के रिसेप्शन में लगी देखी थी। वो तो यही थी, बिल्कुल ऐसी ही। गंदा कमरा, उसकी एक दीवार से लगकर रोती हुई लड़की और एक टूटी छत। क्या है ये कैसा अजीब इत्तेफाक है। वो उस छत को देखने में और उस पेंटिंग के बारे में सोचने में इतना खो गया कि उसका ध्यान ही नहीं गया कि रोने की आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद जब उसकी नज़र और ध्यान दोनों उस लड़की पर लौटे तो दहशत से उसका खून बर्फ हो गया। वो अब सीधे उसी को देख रही थी, और वो कोई इंसान तो हरगिज नहीं थी। आरव आज भी लापता है। उसके घर के लोग सारा इल्जाम उसकी पत्नी पर ही लगाते हैं।
क्योंकि वो उन्हें उसके गायब होने की बड़ी विचित्र सी कहानी सुनाती है, जिस पर किसी को यकीन नहीं, क्योंकि पुलिस को वैसा कहीं कोई घर मिला ही नहीं। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।